मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इंडिया में अभी चंद दिन पहले इलेक्शन खत्म हुए। नरेंद्र मोदी 40 पार्टियों के साथ कील और कांटे का मुकाबला करके दूसरी बार वजीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। ये पार्टियां और तमाम लीडर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन आप जमहूरियत का हुस्न मुलाहिजा कीजिए। कल नरेंद्र मोदी ने अपनी 21 मुखालिफ सियासी जमातों के लीडरों को दावत दी। ये सब खून के प्यासे एक जगह जमा हुए और पार्लियामेंट की इफादियत बढ़ाने, एक मुल्क एक इलेक्शन को मुमकिन बनाने, इस्लाह को मसाली बनाने और 75वें यौम आजादी तक इंडिया को न्यू इंडिया बनाने का मुश्तरका फैसला किया। यह मीटिंग पूरी दुनिया के लिए पैगाम थी कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं लेकिन इंडिया के इश्यू पर एक हैं, और यह वो मिसिंग लिंक है जिससे हमारा मुल्क महरूम है। कल मियां शहबाज शरीफ और आज आसिफ अली ज़रदारी ने हुकूमत को मिसाक मेशत की दावत देकर हुकूमत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं इस बात का, और साथ बैठ के इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम आगे चलने की बात कर लेते हैं। यह हुकूमत के लिए खुली दावत है। अगर इमरान खान नरेंद्र मोदी की तरह अपना दिल वसी कर ले तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तान की मेशत चंद घंटों में अपने कदमों पर खड़ी हो जाएगी, हमारी स्टॉक एक्सचेंज में मुस्तहकम हो जाएगी और डॉलर की उड़ान भी रुक जाएगी। लेकिन आप अगर यह नहीं करते तो फिर बाहर तो बाहर आपको अंदर से भी इसी किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ जाएगा। चीनी के ऊपर मेरे ख्याल में टैक्स जो है ये मुनासिब नहीं है जो बढ़ाया गया है, इसको वापस करना चाहिए और तहकीकात भी करनी चाहिए कि ये तेजी से चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी तहकीक करनी चाहिए। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है हफीज शेख साहब से कि जब वाइंडिंग अप करें तो इसके अंदर जो है जरूर इसको रिकंसिडर करें। असद उमर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करने वाले मुल्क की तारीख के पहले साबिक वजीर खजाना है। हुकूमत ने अगर इस आवाज पर तवज्जो न दी तो असद उमर को 1 से 11 होते देर नहीं लगेगी। आसिफ अली ज़रदारी ने आज एक और दिलचस्प बात भी की। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहां कहां तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। हम लोग जो हैं वो खौफजदा हैं कि जी ज़रदारी साहब पकड़े जा सकते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। यह बात भी बहुत अलार्मिंग है। क्या माशी मिसाक पर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात हो सकते हैं? यह हमारा आज का इश्यू होगा। जबकि अपोजिशन मिसाक की दावत भी दे रही है और साथ ही यह ऐलान भी कर रही है कि हम हुकूमती बजट पास नहीं होने देंगे। क्या यह दोहरा मेयार नहीं? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे साथ ये दोनों पार्टी चाहती है कि मिसाके मैशत हो जाए, कि गवर्नमेंट मिले और उसके बाद मुल्क आगे चले। तो ये आप इनकी तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ा लेते? आप मिलते क्यों नहीं है जिनसे? एक दो चीजें, एक तो कीमत बहुत भारी मांगते हैं ये हाथ बनाने के लिए। मसलन जो पिछले 1 साल की सियासत हो रही है वो यही हो रही है ना जी। देखें, बुनियादी तौर पर पिछले 1 साल की सियासत ये है कि 2 बड़ी पार्टियों के लीडरान के खिलाफ मुकदमात हैं जो कि अदालतों में हैं। दोनों पार्टियों की सियासत बिल्कुल यही हो रही है। जब वो समझते हैं कि शायद उनको कोई ज़रा डील मिल जाए तो वो 3-3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं सीन से, और जब वो दबाव डालना चाहते हैं वो दबाव बेसिकली हम पे नहीं डाल रहे। ये भी मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ पॉलिटिकल फेस हैं गवर्नमेंट की। वो दबाव डालते हैं नैब पे, वो दबाव डालते हैं अदालतों पे ताकि उनको किसी किस्म की रिलीफ मिल जाए। इसलिए ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है सर आंखों पे,
कीमत ना मांगे। देखें, ये ना कहें कि वो मुकदमात खत्म हो, वरना आप खुर्रम दस्तगीर को या नवीद कमर को हमारे पास भेज दें तो हम उनकी बात बिल्कुल पूरी गौर और फिक्र से सुनेंगे, लेकिन साथ कहें कि बाकी सारों को छोड़ दें, वो मुमकिन नहीं होगा। दूसरा एक पेश की है कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, आप हमें छोड़ दें। शर्त की पब्लिकली है ना सर, शर्त पब्लिकली कभी पेश नहीं करते, असम्पशन है आपको, पब्लिकली कभी पेश नहीं करते जी। ये जरा मैं आपको एक और चीज, आपका ख्याल है कि करेंगे? प्राइवेटली बड़ा कुछ पेश करते हैं, पब्लिकली नहीं पेश करते। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी जो 2006 से है ना जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी ऑन ऑफ होता है ना जी। जिस पार्टी को जरूरत पड़े वो उसको ऑन कर देते, जिसको जरूरत पड़े वो ऑफ कर देते। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ही शहबाज शरीफ साहब ने जो पीपल पार्टी के बड़े लीडरान के बारे में जो बयानात दिए थे कि वो पेट फाड़ेंगे और घसीटेंगे, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ही हुआ है। तो इससे हमारी जरा कॉन्फिडेंस इतनी बिल्डिंग नहीं हो। आपको बेसिकली इनकी नीयत पे यकीन नहीं है? आपका ख्याल है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नीयत इनकी मिसाल, ठीक नहीं है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल देखें चौधरी साहब, तो वो तो अपनी मर्जी से चलाते हैं तो ना। आप करके देखें ना जी, मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। अगर ये आपसे कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमारे लीडरों को छोड़ दें, और या ये कहते हैं कि ये फेवर से दें, तो फिर मजीद एक्सपोज हो जाएंगे ना। आपका क्या जाएगा? अनकंडीशनली अगर ये हमारे साथ आके बैठना चाहते हैं, जरूरत इस बात की जरूर है। हमारे जो इकोनॉमिक मसाइल हैं या नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि पूरा कौम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, जरूरत मौजूद है। अनकंडीशनली आके बात करना चाहते हैं तो कम से कम मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर रहूंगा, और मैं इमरान खान साहब को भी सिफारिश करूंगा कि इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। खुर्रम साहब, आप ऐसे अनकंडीशनली कह रहे हैं या आप मियां नवाज शरीफ साहब की रियायत लेना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से? नहीं, वो तो सारा जो भी एक तकलीफ उठानी थी वो उठा चुके हैं। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि मीसाक मुशत किया जाए और मुशत के जो बुनियादी पॉलिसी के असूल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हो, क्योंकि जिस किस्म की इस हुकूमत ने महंगाई की है और जिस तरह पाक रुपी का हाल हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान के मजदूर भी चीख रहे हैं और सनतकार भी चीख रहे हैं, किसान भी चीख रहे हैं, जागीरदार भी चीख रहे हैं, तो हम सबको तो अपने बच्चों की फिक्र पड़ गई है कि अगर इस तरीके से तो आप आवाम के लिए इकोनॉमी जी, मैं ये कहूंगा कि हम सब अपने अपने बच्चों के लिए, अवाम के बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए परेशान हैं कि अगर इसी तरह पाकरूपी गिरता जाएगा और इसी तरह इस नाअहली और बदइंतजामी के का हम सब शिकार हो रहे हैं। आज रोजाना के लिहाज से हम सब लोग जिन्होंने थोड़ा या ज्यादा बिजली या गैस का बिल देना है, हम सब लोगों ने जिन्होंने जाके घी खरीदना है, दाल खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, हम सब उसका शिकार हो रहे हैं और हम ये परेशान है कि आने वाले दिनों में ये सारे बिल हम कैसे देंगे। तो ये जो इशू है इस हुकूमत की नाअहली और बदइंतजामी का, आप गारंटी करते हैं कि आप मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए, हमजा साहब के लिए या उन तमाम लोगों के लिए जो जिन्होंने अभी गिरफ्तार होना है उनके लिए कोई रियायत नहीं मांगेंगे? हमने कानून में कोई तब्दीली हमने कोई रियायत नहीं मांगी। नहीं, नैब की कानून में तब्दीली होनी चाहिए, रियायत नहीं मांग रहे। ये होना चाहिए कि एक तो असूल सब पर लागू होगा। अगर इंक्वायरी वाले को पकड़ना है, फिर अगर वाकई वजीर के ऊपर भी आज के या वजीर आजम के ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है तो उसको भी पकड़ें। अगर नहीं, हम कहते हैं जी अच्छा जिस पे रेफरेंस होगा उसको पकड़ा जाएगा, तो फिर रेफरेंस वाले हर एक को पकड़ा जाएगा, चाहे वो वजीर हो या ना हो। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि यहां देखिए क्या हमें जो रिपोर्टिंग आई, और ये बहुत ही मैं समझता हूं कि अफसोसनाक बात है कि वजीर आजम ये कहें कि जिन लोगों पर करप्शन के इल्जाम हैं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं करना स्पीकर ने। क्या आपके दो वजीरों पे पंजाब में करप्शन के इल्जाम नहीं थे? उनके प्रोडक्शन ऑर्डर रेडिली जारी हुए बगैर किसी इशू के। पर मामला यहीं आके फंसता है कि जब महंगाई 10% पर आ गई है, पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो फैसला नहीं कर पा रही हुकूमत, लेकिन वजारत खजाना कहती है कि सिर्फ 2.3 होगी। इससे गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो रही है, आपको तो फायदा है, तो ये आप अपनी तरफ से क्यों रिलीफ देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को? नहीं, हम कोई रिलीफ नहीं देना चाह रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर नाअहलों और बदइंतजामों के हाथ में हुकूमत आ ही गई अवाम का मैंडेट चोरी करके, तो कम से कम ये इकोनॉमी के जो इशू है, जो बेड़ा गर्क किया है इकोनॉमी का पिछले 10 महीनों में, ये बेड़ा मजीद गर्क ना हो और हम कम से कम रुक जाएं। क्योंकि एक बात जो बड़ी ये है, देखिए जो बजट आया ना, इसकी हजारों सफ़ों पर सिर्फ भूख लिखी हुई है।
आप हर सफा खोलें, मुझे तो नजर आया ये भूख अवाम की है, ये अब तो भूख वैसे चमत्कार असद की है। उमर साहब और आप दोनों के ख्यालात आज मिलते जुलते हैं। नाज बलोच साहब, वैसे ही हमारी साहब ने जो इशारा किया ना, ये कुछ रायतें मांग रहे हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने तो आज उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि पुराने हिसाब किताब बंद करें और आगे चलें। तो ये पुराने हिसाब किताब क्यों बंद करवाना चाहते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सियासी एक नफरत और इंतकामी सियासत का जो एक रवैया है इस हुकूमत का, वही इस हुकूमत की नाकामी और उसकी पुअर गवर्नेंस और सारी चीजें ऑब्वियस हो रही है, सामने आ रही है, क्योंकि इनका फोकस आउट है। इनका फोकस सिर्फ ये है कि ऑपोजिशन का मुंह किसी न किसी तरीके से बंद रखें, ताकि ऑपोजिशन जो है वो महंगाई के ऊपर बात ना करे, ऑपोजिशन शरह सूद आपने बढ़ा दिया उसके ऊपर बात ना करे, ऑपोजिशन इन्फ्लेशन के ऊपर बात ना करे। नहीं, मेरी गुजारिश, तो मामला दुरुस्त हो गए ना। देखिए, मैं ये आप कहते हैं कि जी सारा मलबा उठा के 10 साल हुकूमत पे डाल देते हैं। आप 10 साल तक क्यों जाते हैं? हम कहते हैं 10 साल तक ना जाएं। आप 70 सालों के हालात देख लें और इस 10 महीने के साथ कंपैरिजन करें। कभी 70 सालों में इतनी तबाही नहीं मची जो 10 माह के अंदर आपने तबाही मचा के रखी है। गवर्नमेंट चल रही है, करेंसी मैं समझ रही हूँ, सरकासिज्म आप इस वक्त कर रहे हैं हुकूमत के लोगों के साथ, ये इनके साथ मेरा ख्याल है थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। मैं जरा लगी लपटी के बजाय खुल के बात करना पसंद करूंगी। देखिए, आप बात ये है, करेंसी, अभी हम प्रोग्राम में शुरू में इब्तिदा में बात कर रहे थे कि पाउंड आपका 200 तक जा चुका, करेंसी 124 पे आपको मिली, 157 पे भी आज मार्केट में डॉलर आपको नहीं मिल रहा। इतनी डिवैल्यूएशन आपने कर ली, 5000 अरब कर्जा आपने 10 महीने के अंदर जिस स्पीड से लिया है, फिर आप इल्जाम औरों के ऊपर लगाते हैं। चले लगा ले इल्जाम, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि जो वजीर मौसूफ हर सवाल के जवाब के लिए बड़ा जोश जज्बे के साथ उठक बैठक कर रहे थे और जितना दिफा कर रहे थे पीटीआई का, वो मुझे तो कभी पीटीआई में नजर नहीं आए थे। वो तो मुशर्रफ के साथ भी वजीर थे, वो तो नून लीग के साथ भी वजीर थे। उनका एहतसाब कब होगा जो हर दौर के अंदर वजारतों के लिए चले जाते हैं? कभी ट्रेजरी बेंचेस के अलावा उनको कोई बेंच समझ ही नहीं आती है। हर दफा वो हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हर दफा वो काबिने का हिस्सा होते हैं। खाते खुलेंगे तो उनमें आ जाएंगे नहीं, वो 10 साल के खातों में वो नहीं शुमार जाएगा ना। देखिए, अब मजे की बात है, इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छा होता अगर एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होता। मैं तब मानती जब आप जो है केपीके के प्रीवियस सीएम के परवेज खटक के मामलात के ऊपर भी, जब मालम जवा केस, जब बीआरटी केस, जब मुख्तलिफ केसेस में जो लोग आपके पास बैठे हुए हैं, जो जिन पे मेगा करप्शन के स्कैंडल्स हैं, अच्छा, आप पकड़ ये चाहती है कि हिसाब बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं जावेद चौधरी साहब, कोई खाता ना खुले, सिर्फ ये एक बात कहना चाहती हूँ, चलने देना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और ये मैं नहीं कह रही, ये कल फवाद चौधरी साहब ने लाइव शो में कहा है कि ये एहतसाब हम कर रहे हैं, वरना नैब पहले भी थी और ये एहतसाब तो नहीं होते थे। तो ये बात वाजे है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, ये एहतसाब और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये गुजरा कह रहे हैं। ये हम सब ने कोशिश करनी कि हमने अपने बच्चों को इस झूठोनॉमिक्स, भीकोनॉमिक्स, मुर्गीनॉमिक्स, कट्टानॉमिक्स, छाबड़ीनॉमिक्स और अब लेटेस्ट फर्लोनॉमिक्स, ये 6 जो जहरीले आइडियाज हैं पाकिस्तान की मुशीयत के, इन 6 आइडिया जो इमरान खान लूटा है पाकिस्तान को, उनको छोड़ दिया जाए। जी जरूर पकड़े, कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। जरूर पकड़े, नहीं मैं ये कहता हूं जरूर पकड़ें, पर कानून का मसावी इतलाक करें। जहां आप हमको पकड़ने की कोशिश करें, ये तो एक पंजाबी फिलॉसफी है, 10 दे दूं फाड़ लो 10 की। नहीं, पंजाबी फिलॉसफी ये है कि अगर पेशावर में 100 अरब रुपए के खड्डे पड़े हैं, 6 जगह से दोबारा तोड़ी गई है क्योंकि बसें टर्न करने की जगह नहीं थी, 15 जगह से दोबारा तोड़ी गई कि सड़क तंग बन गई, और जो प्रोजेक्ट पहली बार तो वो सर पाकिस्तान में, लाहौर में आपने सड़कें बनाई, फिर तोड़ी, हमने तो अपने प्रोजेक्ट लाहौर, मुल्तान और पिंडी की मेट्रोज मिलकर उससे ज्यादा पेशावर का प्रोजेक्ट हो गया। और यही परेशानी की बात है कि जो लोग नए पाकिस्तान का दावा कर रहे हैं वो लोग हैं जो पेशावर मेट्रो बना रहे हैं। तो 100 अरब के खड्डे तो पड़ने पड़ने या पूरे मुल्क में खड्डे पड़ गए। ये आज आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी अलार्मिंग बात की। उन्होंने कहा जी जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो सकता है, तो आम जो छोटा ताजर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इनसिक्योर हो जाएगा। तो आप एक इनसिक्योरिटी क्यों पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में? जो ताजर और जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने कोई गलत काम किया है
उस पर अगर चार्ज होता है तो ज़रूर गिरफ्तार होना चाहिए जी। हम तो अक्रॉस द बोर्ड यही कहेंगे। ये पहली हुकूमत है जी जिसके सिटिंग मिनिस्टर्स अरेस्ट हुए हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स। अलीम खान साहब और अब सप्तान खान साहब, हम उनके लिए दुआगो हैं, हमारे साथी हैं, बल्कि हम सबके लिए दुआगो हैं जो अपने आप को क्लियर कराए और बाहर निकले। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं परवेज खटक साहब को भी इस फहरिस्त में शामिल मैं उसमें मैंने पिछले चंद दिनों में इतनी ज्यादा बजट पे और इकॉनमी पे डिस्कशन की और बहुत दफा खुर्रम भाई के साथ ही हुई है। मैं अभी इस पे थोड़ा सा शुरू करता हूँ। मैं क्या एक सवाल पूछूंगा कि हम बहुत ये लफ्ज सुनते हैं, नाअहल हुकूमत, नाअहल हुकूमत, ये वो फला। मुझे जरा बता दें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, एस्टन का पढ़ा हुआ है। मुझे जरा गिनवा दें PMLN कि उनकी टॉप लीडरशिप कहाँ की पड़ी हुई है। इमरान खान साहब ने पढ़ा क्या? हमें तो इकोनॉमिस्ट है, मैनेजमेंट डिग्री। ये बात टैगोर ने की थी या जिब्रान ने की थी, जिस शख्स को जापान और जर्मनी का पता, ऑक्सफोर्ड का असर कोई नहीं हुआ सर। खुर्रम गलती, ऑक्सफोर्ड फेल टू एक दफा नहीं हुआ सर, अब दर्जन दफा हो चुका है। स्लिप हो जाती है। द फैक्ट रिमेन्स कि इमरान खान इज ए ग्रेजुएट ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो जो लोग हमें वेल आप नाउ यू आर टॉकिंग ओके सर, अगर ये आप हमें नालायक ना कहें, ओके आप ना कहें, कम से कम आपने खुद ही कह दिया। हम इमरान खान मैं बिल्कुल नहीं बोला जी। एक सिंपल सवाल है हमारे साथ, अगर ये क्राइटेरिया है तो नरेंद्र मोदी कहाँ का पड़ा हुआ सर? आप उसको रहने, अगर ऑक्सफोर्ड की है, ये किसी को क्या हक पहुंचता है कि एक जुमा 7 दिन हुए वारस बन के एक लीडर सामने आ रही हैं और वो हमें नालायक कहती हैं? उनको क्या हक पहुंचता है जी? ये हमारी पार्टी में PhDs बैठे हुए हैं इस वक्त काबीना के अंदर, बाहर के पड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। ओके, समझदार लोग, हम अपने हालात संभाल लेंगे, हम अपने हालात बेहतर कर रहे हैं जो आपने दलदल हमें दी थी। आपको क्या हक पहुंचता है जी? फिर आप लोग कहते हैं जी कि ये सिलेक्टेड है। इस मुल्क में सिलेक्शन सिर्फ सही मानों में एक दफा हुई थी। जावेद चौधरी साहब, वो 1985 में कौन सिलेक्ट हुआ था? यूं करके लाओ जी आप वजीर आला पंजाब बन जाए, वो जरा देख लें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सिर्फ आप ही बता सकते हैं। मैं बता सकता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ जी। सिलेक्शन जो है वो तो तब हुई थी। आप हमें सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम इलेक्ट होके आए हैं, हमने पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाई है, 3 सूबों में हुकूमत बनाई है, दुनिया रेड कारपेट रोल आउट करती है, जिनसे ताल्लुकात खराब भी थे हमने बेहतर कर दिए हैं। जिस दिन आप ऐसे डिलीवर करेंगे ना, आपको ये दलाइल जरूरत ही नहीं रहेगी। करेंगे जी। लेकिन वैसे एक बात, नालायकी की बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इस गवर्नमेंट में, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इस गवर्नमेंट के पास, फिर इन्हें एक ऐसा वजीर खजाना क्यों लाना पड़ा जिसकी शक्ल पढ़े लिखे भाई इनके अंदर कोई नहीं थे। Happens to be a PhD in economics. जी हमारे आखिरी वजीर खजाना भी PhD बल्कि पब्लिक फाइनेंस के PhD थे, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो ये अच्छा जी, पब्लिक फाइनेंस नहीं था, कुछ और था। पब्लिक फाइनेंस था सर। नहीं अब मुझे नालायकी की दास्तान, नालायकी की दास्तान ये है जो हमारे स्टेट बैंक गवर्नर इज ए PhD in economics। बहुत अच्छे PhD in economics। तो मुझे सवाल ये है, नालायकी की दास्तान ये है, आप कैसी बात कर लें, लेकिन ये ना नालायक है सर, नालायकी की। एक मिनट रुकिएगा सर, 5 बड़ी वजारतें होती हैं ना जो मुल्क को चलाती हैं। आप वजीर दाखिला, वो कहाँ किस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए सर? ये कौन जी? वजीर इत्तलात फरदौस आशिक अवान साहब, वो कौन डॉक्टर है जी? पढ़े हुए सर? डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है सर। फातिमा का लायक होता है जी मेडिकल डॉक्टर। बड़े कंपटीशन के बाद आता है जी, पूछे ना कितना मुश्किल होता है। मशीर सेहत बनाया ना, फिर वो मेडिकल डॉक्टर है तो मशीर सेहत बनाया ना सर। मेडिकल डॉक्टर जो है वो DMG में भी आए हुए हैं। आप मतलब वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी की कौन सी डिग्री? कौन सी जी? पढ़ा लिखा तो है ना जी, अंगूठा छाप तो नहीं है। तो ऐसा बात ये देखें, अली जहांगीर सिद्दीकी को आपने कहा कि ये नैब ज़दा है, इसके ऊपर केसेस हैं, ये इनेप्ट है, आज आपने उसको दोबारा ले लिया।
आपने आपके सारी उम्र के सर, तो सर, नहीं रहता सुने, ना। आपके अब पीएचडी डॉक्टर ने आपके पीएचडी डॉक्टर मुशीर खजाना ने ट्वीट किया कि एडीबी ने हमें 3.4 अरब डॉलर दे दिया है, जो कि कोई नहीं, कोई बात, एडीबी, ये तो वही बात है ना, एडीबी ने इनकार कर दिया और ये नालायकी नहीं है। एडीबी ने इनकार नहीं किया। आप किस तरह एडीबी ने कहा है कि अभी ये अप्रूवल प्रोसेस से जाना है, दैट सिर्फ ये कहा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि 3.4 नहीं कहा। दो वफाकी वज़रा ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव तो नहीं हुआ ना। Just prematurely announced the $3.4 billion loan is going to come. It just has to go through an approval तो process. फिर आपको मुंह में एशियन डेवलपमेंट बैंक का अंडा क्यों खाना पड़ा जब उन्होंने आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया? ये नालायकी नहीं तो हम इसको क्या कहेंगे? What will we call वर्ल्ड it? बैंक का भी हमने काफी को $1 बिलियन से ऊपर लोन लिया है। ये भी ये लोन्स जो है ना, ये स्टेट्स को लेने चाहिए। ये कंसेशनरी डेट होता है डेवलपमेंट के लिए। कम से कम जो $35 बिलियन पीएमएलएन ने डेट 2013 से और 18 तक लिया, $35 बिलियन सिर्फ फॉरेन डेट, ओके, उसमें से 21 बिलियन कंसेशनरी था। ठीक है, कंसेशनरी आया, आईएमएफ से आया, वर्ल्ड बैंक से आया, 1.5% पे आता है। मैं जरा सवाल उठाना चाहता हूं कि जो $14 बिलियन कमर्शियल लोन आए हैं, ये जरा बताएं ना, ये किधर से आए हैं, क्यों आए हैं, किसने ये तो किसने अब सर, को बताया डॉक्टर मुशीर खजाना खड़े होकर उनको नहीं अंदाजा कि उनके अल्फाज की क्या वैल्यू है। उनका ये कहना है कि जी हम इस काबिल नहीं है कि हम पाक रिव्यू को डिफेंड कर सके, अगले दिन ₹4 गिर गया। ये नालायकी नहीं है। एक बात जब आपको मालूम है कि एक हम इमरान खान बनाया करते, एक रुपए के ऊपर 105 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है, तो ये नालायक आदमी नहीं है जो कहता है कि हम डिफेंड नहीं कर सकते। कमाल है। एक दो बातें, एक दो बात, थोड़ा सा मौका देना है अब आपने, फिर आप सारा अगर आपकी इजाजत हो थोड़ा सा मौका देना है, थोड़ा सा हम अपने बारे में भी नहीं ये बोल सकते। $14 और ये सबके बारे बिलियन में जो है, ये कमर्शियल डेट किसने फैसला किया था? किसने किया था सर? बताएं। उस दौर में पूछा था। उस दौर में इसमें क्या कंपटीशन कराया गया था बेस्ट कोट लेने के लिए? ओके, ये कहां से, और चाइना ये से कहां से आया? ये किन किन बैंकों से आया था? चाइना किन से जराये से आया? नहीं, 14 बिलियन कमर्शियल डेट चाइना से नहीं आया जी, ठीक है। बिल्कुल नहीं आया जी। सेकेंडली हाँ, मुशीर खजाना के पास $5 बिलियन नहीं है जो कि पिछले दौर में हमारे रिजर्व से मार्केट में फेंके गए रुपए को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यू रखने के लिए। वी डू नॉट हैव $5 बिलियन। इसका मतलब ये है, देखिए डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये कि मुशीर खजाना सट्टेबाजों के हाथों में खेल रहे हैं। नहीं। और हम क्या कहेंगे? अगर वो खुद ये बात उनको कहने की जरूरत नहीं थी, उनकी पॉलिसी जाहिर करती है कि वो रुपये को डिफेंड करते हैं कि नहीं, लेकिन जब उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, अगले दिन जो पाकिस्तान का कर्जा 5,500 रुपए बढ़ा है, अरबों रुपए बढ़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, नालायक मुशीर। सवाल ये सर कि इन हालात में मिसाके मेशत होगा कैसे सर? एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ना साहब, एक तरफ तो आप मिसाके मेशत की ऑफर कर रहे हैं कि आए जी पुराने हिसाब किताब बंद करें और मुल्क को लेकर आगे चलें सब मिलकर, एक तरफ ये है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। जब आप गवर्नमेंट को ऑफर कर रहे हैं और साथ ही आप बजट पास नहीं होने देंगे, तो गवर्नमेंट आपके साथ कैसे बैठेगी फिर? देखिए, बजट में कोई एक खबर भी आम आवाम के लिए अच्छी नहीं है। अगर किसी की तनख्वाह 1700 रुपए बढ़ी है तो 1900 रुपए उसको टैक्स बढ़ गया है, उसके ऊपर टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ गया है। आप मुझे हर चीज की कीमत उठा के देख लें, बिजली से लेके, अब मैं नहीं कह रही, इनके अपने साबिका वजीर फाइनेंस कह चुके हैं फ्लोर ऑफ द हाउस में कि ये रिवर्स करनी चाहिए इनको अपनी ये पॉलिसीज और ये फैसले। और दूसरी बात वो तो कहेंगे ना क्योंकि वो अफेक्टेड हैं काफी ज्यादा। लेकिन बहरहाल मैं ये गुजारिश कर लूं कि थोड़ी देर पहले जो बात ऑक्सफोर्ड की बहुत ज्यादा हो रही थी, तो हमें इतना ऑक्सफोर्ड से इंप्रेस होने के बजाय अगर हम ये सोच लें कि हमारे बराबर में दुश्मन मुल्क में एक चाय वाला आता है, आप बिलावल से इंप्रेस नहीं है, आप ऑक्सफोर्ड नहीं, दैट्स नॉट फॉर ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड नेवर इंप्रेसेस मी। हर बंदे की अपनी आइडेंटिटी, शनाख्त और अपनी इंटेलिजेंस लेवल होता है, हर शख्स का इंटेलिजेंस लेवल होता है। बट स्टिल इंडिया में आपके पास नहीं, वो अच्छी बात है, दैट्स अ फेदर टू द कैप, बट स्टिल दैट्स नॉट द ओनली रीजन। ऑक्सफोर्ड से बहुत से लोग पढ़ के आते हैं, हर कोई बेनजीर भुट्टो नहीं बनता। मैं आपको ये बताऊं कि चाय वाला आपके बराबर में नेक्स्ट हमारा दुश्मन मुल्क है, चाय वाला जो है वो आता है, वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन जीडीपी अपनी 7% पे ले जाता है। क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें भी चाय वाले का तजुर्बा कर लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि 50%
इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट में उनके असेंबलियों में बैठे हुए लोग हैं वो करप्ट हैं, लेकिन उनकी जीडीपी मुतासर नहीं हुई क्योंकि उनकी गवर्नेंस अच्छी है, उन्होंने अपने नौजवानों पे इन्वेस्ट किया है। यहाँ आपने स्कॉलरशिप पे कट लगा दिया, एजुकेशन पे कट लगा दिया, आपने हेल्थ के ऊपर 200% पाकिस्तान बन रहा है। चौधरी साहब मुझे 200% दवाओं की कीमतों में इजाफा, मुझे मुकम्मल करने दें प्लीज, आई नेवर इंटरप्टेड। मेरे ख्याल है आधे से ज्यादा प्रोग्राम हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव ने बात की है। आप 200% दवाओं की कीमतें इजाफा कर लें, आपको कोई कुछ ना बोले, ऑपोजिशन कुछ ना बोले। आप दाल की कीमत, गोश्त की, मुर्गी की कीमत पे ले आए, आपको कोई कुछ ना बोले। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% ड्रॉप हो जाए, आपको कोई कुछ ना बोले। रेवेन्यू जनरेशन में शॉर्टफॉल हो, आपको कोई कुछ ना बोले। आप कहें कि जी हम एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं, 200 अरब कलेक्ट करेंगे, आप कलेक्ट करें 45 करोड़, आपको कोई कुछ ना बोले। तो मुझे आप बताएं, आप बिजली बढ़ाएं, गैस बढ़ाएं, करेंसी डिवैल्यू करें, आपको कोई कुछ ना बोले। नहीं, आपको जल्दी क्या है जी? गवर्नमेंट को टाइम तो दे, ये करने तो दे गवर्नमेंट को। जिस स्पीड से 10 माह में ये नोट ड्राइव करती हुई गवर्नमेंट पाकिस्तान की मईशत को लेकर जा रही है, अगर यही स्पीड इनकी रही ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ना करे, जिस तरह ये कनाडा के हिसाब से तो लोगों से टैक्स ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, और ये फैसिलिटीज लोगों को रवांडा और युगांडा वाली दे रहे हैं। आज आपकी लोगों ने इलेक्ट किया है, लोगों को भुगतने दें, उन्होंने इनको बनाया है, तो लोग जाने और ये जाने। आपको क्या चौधरी साहब, अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले ही मुझे एक आम पाकिस्तानी, हमारे जैसे, हम अपने आप को एक कॉमन पाकिस्तानी तस्वीर करते हैं, एक आम चलते फिरते रोड पे आपको जो लोग मिलेंगे वो आपको यही कहते रो रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने एक जमात पे ट्रस्ट करके वोट दिया क्योंकि उन्होंने सब्ज बाग दिखाए, जब हमने खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। नालायकी की कहानी। देखिए आप देखिए, मियां शवाशी साहब ईवान में खड़े हुए कह रहे हैं कि एक मिसाके मेशत कर लेते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा जो है वो 28 जून को जलसा कर रही हैं और उसके बाद 5 जुलाई को जलसा कर रही हैं, वो एहतजाज शुरू कर रहे हैं। सर, ये अपनी पार्टी पे इत्तेफाक तो पैदा कर लें कि आपने गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाना है या आपने जलसे करने हैं। नहीं, हुकूमत हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको याद करा दूं कि जिस शाम हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर दर्जनों मिसाइल ताने हुए थे, उस शाम भी वजीर आजम को उनमें ये दिल में वसअत नहीं थी, समझ नहीं थी कि वो आके ऑपोजिशन से हाथ मिला लेते। उन्होंने ये काम आर्मी चीफ के हवाले कर दिया। नालायक, तो फिर आप ऑफर क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर आपको तो नहीं है तो आप बार बार क्यों कहते हैं हमसे हाथ मिलाएं? हम तो इसलिए ऑफर कर रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई के वोटर मुतासिर नहीं हो रहे, मुस्लिम लीग नून के 1 करोड़ 28 लाख वोटर भी मुतासिर हो रहे हैं। जब उनको दालें जो हैं वो डबल कीमत पर मिल रही हैं, जब उनको नजर आ रहा है कि चीनी मजीद महंगी होगी, जब उनको नजर आ रहा है कि इस हुकूमत ने घी पर भी टैक्स लगा दिया, हमने तो उनकी आवाज हर सूरत पहुंचानी है और हम पहुंचाते रहेंगे। स्पीकर साहब ने कहा है ना कि आ जाए बैठ जाए, तो आप स्पीकर के साथ बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं? आप क्यों चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर आए? बात ये पॉलिसी मेकिंग तो उन्होंने करनी है ना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिस एमनेस्टी स्कीम को चोरों और डाकुओं के लिए करार देते थे, कहते थे ये पाकिस्तान की टैक्स पेयर पर थप्पड़ है, कल वो उसके लिए तीसरी दफा तकरीर कर फरमाने लगे हैं। तीसरी दफा, तो ये नालायकी नहीं तो क्या है? तो फिर क्या बात करें? दूसरी बात ये है कि अगर वही एफबीआर है जिसने मुस्लिम लीग के नून के दौर में रेवेन्यू डबल किया, वही अफसर हैं, वही लोग हैं। जब लाइक लोग थे तो डबल हो गया, जब नालायक आए हैं तो 500 रुपए का शॉर्टफॉल है। और मैं याद करा तो सब नहीं, ये याद कराने की बात है। ये वजीर आजम जो है ये कहता था कि जब आपकी गैस की और बिजली की कीमतें बढ़े, समझे कि हुकूमत चोर है। अब कौन चोर है? जब ये कहता था कि टैक्स इकट्ठा ना हो, टैक्स इकट्ठा, तो कौन चोर है? तो आज टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा ना। और ये जो बिजली की ऑलरेडी गैस की 143% बढ़ा चुके हैं, और कल आपके अखबार ने रिपोर्ट किया कि 200% मजीद बढ़ने जा रही हैं गैस की कीमतें। तो फिर ये नालायकी नहीं, ये असल चोरी और नालायकी इस हुकूमत की है। और ये हुकूमत इस चोरी और नालायकी को मजीद बदतर कर रही है जब अगर ऑपोजिशन के ऊपर ये मुस्तकिल, हमने पहली दफा देखा कि वफाकी वज़रा ऐवान के फ्लोर पर बलवा कर रहे हैं। वफाकी वज़रा, ये किसने देखा सीन? ठीक है, फिर कहते हैं कि सर आप खुद बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है, आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब इंस्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान के अंदर या मुल्क के अंदर तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। जब इमरान खान साहब हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं अपोजिशन के साथ, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो मियां शवाशी साहब के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंज तो क्रैश करेगी, डॉलर की उड़ान तो बढ़ेगी। तो आप एक हाथ मिला, आधी रात की तकरीर याद नहीं है, मैं इनसे पूछूंगा, मैं इनसे नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ मुल्क के लिए हाथ मिला लें आप। ये दो लीडरान जो आपने नाम लिए, ये अदालतों से बरी होके आ जाए ना, तो हाथ
के अलावा इमरान खान साहब इनसे जफ्फी मार लेंगे, ओके, बरी होके आ जाए, राइट। लेकिन सर जो अदालतों से नाहल हुए उनके साथ तो बैठ जाते हो जी, कौन? इमरान खान साहब, हाँ, नहीं नाहल और जहांगीर तरीन साहब नाहल हुए ना, अदालतों ने नाहल किया, उनके साथ तो बैठ जाते हैं। वो तो पार्टी की क्या तो मीटिंग होती है उसमें बैठ जाते हैं। अगर अदालतों का इशू है तो उनको फारिग कर देते हैं। चौधरी, सजा काफी उनके ऊपर तो तमाम क्रिमिनल लॉ अप्लाई होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लैब ने क्यों नहीं देखा? नाअहल जो है वो एक मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट पे वो हुए हैं, वो करप्शन पे नाअहल नहीं हुए पॉइंट। और नवाज शरीफ साहब भी जो नाअहल हुए वो मिस स्टेटमेंट पे हुए, करप्शन के अलग केसेस हैं उन पे, ओके ना। देखिए अब मैं अभी आज चाह रहा था कि आज हम वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की इतनी बात ना करें, लेकिन मेरे इन कॉलीग्स ने बातें की हैं तो फिर फैक्ट्स सुन लीजिए, ओके। इंडिया की इकोनॉमी जो है, जो हमें सुहानी चीज़ें सुनने देती हैं, वो नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी की इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, और नरेंद्र मोदी साहब ने अगर इकोनॉमी में थोड़ा बहुत कुछ किया है तो उन्होंने इंडिया में बहुत बड़े बड़े मसाइल भी पैदा किए हैं आपस में, जो एक यूनिटी को अफेक्ट किया है इंडिया की। तो इंडिया लेकिन सर वो अपोजिशन को बुलवा लेते हैं, अपोजिशन से मिल लेते हैं, हम भी मिलने को तैयार हैं, बड़े मुखालिफ हम भी मिलने को तैयार हैं, बड़ा मुखालिफ उनको मुबारकबाद पेश कर कंडीशन कोई ना देखें। अगर आपको फैक्ट चाहिए तो फैक्ट ये है कि पिछले 10 साल में 6 ट्रिलियन रुपए से पाकिस्तान का कर्जा टोटल 30 ट्रिलियन रुपए तक गया, जिस पे अब कमीशन बन गया है, और जिसमें जितना भी इस पे कमर्शियल डाटा है। देखें वर्ल्ड बैंक से क्या है, हमें कोई नहीं सरोकार, हम पूछेंगे जो कमर्शियल डेट है कि अगर फलां बैंक से कर्जा लिया तो किसने फैसला किया था, आपने 10 बैंकों का कंपटीशन क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया आपने? क्यों नहीं करवाया? वैसे आप $2 बिलियन का कर्जा लेके किसने कहा नहीं करवाया? जब फैक्ट बाहर आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। नहीं हुआ। ये खुद ही देखे ना, इस हुकूमत के ये भी नालायकी की इंतहा है। वजीर आजम और उसके सारे वुज़रा, उनकी पार्टी के लोग, हर शख्स काजी अल कज़ा बन के बैठा हुआ है। तुम करप्ट हो, तुम ये खा गए हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, हर एक के ऊपर मुझे बोलने नहीं दे रहे यार। अच्छा मुझे ब्रेक ले रहे भाई साहब, सवाल आपके पास। इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारी से ये फरमाइए, इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? सर नहीं, इमरान खान साहब जरूर बैठेंगे, कंडीशन कोई ना हो, ओके। और इन्होंने कोई कंडीशन पेश किया? सर क्या किया इन्होंने? जी अभी तो ये बोले नहीं है, तो कह रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। पब्लिकली पेश तो नहीं की जाती ना जी कंडीशन। आई मीन ऑब्वियसली कोई वजह ही है, क्यों ना बैठे हैं। अच्छा अब ये अगर ये ऐलान कर दें कि हम अनकंडीशनली ऑफर करते हैं, फिर बैठ जाएंगे? मेरे ख्याल में ठीक है, फिर बैठ जाएंगे। मैं तो सपोर्ट तो आप क्यों नहीं कर देते? खुर्रम साहब बोले जी, क्या शहबाज शरीफ ने कल कोई कंडीशन लगाई? नहीं। इमरान खान साहब उस दिन आपने एक लफ्ज ऐड करना ना जी, कि बिला बगैर शर्त के। इमरान खान साहब उस दिन बैठेंगे जिस दिन इनके सर पर पड़ेगी मुसीबत पड़ेगी। जिस तरह अभी जब उनको समझ आया कि शायद बजट पास ना हो सके, उन्होंने MQM को एक और वजारत दे दी। तो ये जो है, ये अभी कॉफ लीग को भी दी जाए। हाँ, ही रिस्पॉन्ड्स टू प्रेशर। एक इशू और भी है, उनकी जो समझ है ना जी, वो इस मामले में महदूद है, ऑक्सफोर्ड और नो ऑक्सफोर्ड। दूसरा ये है कि अमर्त्य सेन ने जो 1943 में बंगाल में एक कहत आया, 30 लाख लोग मरे, उन्होंने जब एनालाइज किया, उस पर नोबेल प्राइज मिला उनको। उन्होंने कहा कि ये बारिश का फेलियर नहीं था, ये पॉलिसी फेलियर था। वहां महंगाई थी, जखीरा अंदोजी थी, और सट्टेबाजी की वजह से लोग मरे। लोग इसलिए नहीं मरे कि बाजार में खाना नहीं था, लोग इसलिए मरे कि उनके पास खरीदने के पैसे नहीं थे। ये चीज जो है, यहां हम इस हालत में बैठे हैं कि आज पाकिस्तान के लोग जो हैं वो शाय खुर्दनूश को दूर से देखते हैं, दवाइयों को दूर से देखते हैं, और ये आवाज जो है ना, ये उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर हो नहीं सकेगा ये। और देखिए, मैं आखिरी बात, देखिए नालायकी हम बात करते हैं ना, 40% रुपया डिवैल्यू हुआ, दूसरा महीना जा रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर रही है। मई 2019 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है 2018 के मुकाबले में 2% गिर गई है, और पूरे जब 10 महीने जुलाई से मई तक लिए गए हैं तो 0.3% ये नालायकी। एक कमेंट नाज साहब के पास जाना चाहते हैं। PMLN की एक और प्रॉब्लम है, हम जिस शशपंज में मुब्तला हैं
कि अगर हमें शहबाज साहब कमिट भी कर दें कि अनकंडीशनली मैं आपके साथ बैठ के मुल्क की मसाइल पे बात करना चाहता हूँ, तो हमें मालूम नहीं कि इस वक्त PMLN के पावर सेंटर्स क्या क्या हैं, क्योंकि हर 2-3 महीने बाद एक पावर सेंटर इमर्ज करता है और शहबाज साहब कुछ कह रहे होते हैं और वो कुछ कह रहे होते हैं। आपस में कंसेंसस करके तो आपका ख्याल है कि आपस तीनों में- मिलके मियां नवाज शरीफ, मियां आपस में- शहबाज शरीफ, हाँ। हमजा शहबाज और मरियम साहब चारों मिलके आपको यकीन दहानी कंसेंसस करवाएं। करके तो कर दें जी। और अनकंडीशनली आ जाए। बजट की रात वजीर आजम आधी रात को आके कहेगा मैं इनसे हिसाब लूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो कैसे बात होगी? देखिए बात यह है कि वसुतुल्लाह हिसाब तो खान ने बड़ी खूबसूरत, उन्हें कहा कि समझ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सीरियस थिएटर खुरम मान गया कि कंडीशन है, ये ब्लैक कॉमेडी है या ट्रेजेडी है? खुरम मान गया है कि कंडीशन है। मैं नहीं माना, मैं तो कंडीशन है ना जी, इन्होंने कह दिया कि वजीर आजम जो है Unconditionally बरसरे पैकार ही रहेंगे तो कैसे बात होगी? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि 20 साल की जद्दोजहद के बाद जब खान साहब को हुकूमत मिली, उस वक्त उनके पास जो टीम है, उस टीम के अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, कोई अहलियत नहीं है पाकिस्तान को माशी बुहरान में से निकालने का। अलबत्ता ये वही है जिनको कल तक इमरान खान साहब खुद करप्ट और चोर और इलेक्टेबल और स्टेटस को कहा करते थे, आज वही अब सारे तो मिलकर टीम बदल दी उन्होंने, सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम ले आए हैं। सारी की सारी। अब मैं आपको क्या बताऊं, किस किस का मैं नाम लूं? पूरी एमक्यूएम वो- उठा ये के तो ले अच्छे आए, लोग हैं ना, पूरी परवेज पीपल्स मुशर्रफ पार्टी की के लोग काबीना हैं। आ गई है, अब इसीलिए तो हालात ठीक हो जाने चाहिए। इसीलिए तो परवेज मुशर्रफ की जो दौर की एहतसाब है वो नहीं होगा, क्योंकि उनकी पूरी काबीना बैठी हुई है। लेकिन मैं एक बात मुझे मुकम्मल करने दें। फिर आप अवाम से जो है ना, अवाम को आप ऑस्टेरिटी के जो है वो कॉस्मेटिक किस्म के आप बयानात देते हैं, फिर बाद में आप 19 लाख रुपए तोते के पिंजरे में लगा देते हैं, फिर एक मुशायरा करवा के ऑस्टेरिटी में बिकी हुई जो गाय है, ऑस्टेरिटी की जो बिकी हुई गाय है, वो एक मुशायरे की मार है। एक जहाज की मुशायरा रिपेयर के करेंगे लिए आप, भी है। एक मुशायरा करेंगे, आप गाय के पैसे गए। मुशर्रफ की काबीना पे नाज साहबा ने बहुत जिक्र किया है, तो मैं एक और फैक्ट बताता चलूं, उनकी पॉलिटिक्स अपार्ट, लेकिन वो बेहतरीन दौर था इकोनॉमिकली स्पीकिंग। 5 साल में 7% एवरेज GDP ने ग्रो किया है। सर, ले आए ना शहबाज तो साहब, उसके जो वो लोग तो, हैं उनको परवेज लाए, मुशर्रफ साहब को आप ले लोग आए, भी लाए, ले आप भी ले आए थे, आप भी ले आए थे उन्हें लोग। एक ज़हनी खलफशार है वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान की मुईशत। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।